स्टीव जॉब्स ने इस बुक में अपनी जोखिम भरी सफलता और साथ ही साथ उस तक पहुंचने के लिए किए गए अपने कठिन प्रयासों का विवरण दिया है। यह लगभग असंभव है कि स्टीव जॉब्स द्वारा आज के इस कंप्यूटर कंट्रोल वर्ल्ड को बनाने में जो रोल प्ले किया गया है उसे ओवरस्टेट किया जा सके। वह एक ऐसे परफेक्शनिस्ट थे और विजनरी व्यक्ति थे जो पूरे संसार को टेक्नोलॉजी से बदलना चाहते थे। इस सबसे ज्यादा बिकने वाली इस बायोग्राफी के द्वारा आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे जॉब्स के परफेक्शनिज्म और इंटेंसिटी ने उनको महान चीजें हासिल करने की तरफ प्रेरित किया और उनकी यही विशेषता कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ संबंध में मतभेदों और असहयोग का कारण भी बनी। जॉब्स का स्वभाव काफी गुस्से वाला था। इसके लिए जॉब्स यह तर्क देते हैं कि वो केवल लोगों पर उनका बेस्ट देने के लिए दबाव डालते थे। यह ऑडियो बुक हमारे समय के लिए बहुत ही प्रभावशाली टेक आइकन की दिलचस्प जिंदगी के बारे में है और कम उम्र में किए गए एक ऐसे मजाक की आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी है जिसने एक ऐसी पार्टनरशिप की नींव रखी जो आगे चलकर संसार की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक बनी। इस ऑडियो बुक में आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे एलएसडी और अध्यात्म ने आज के टेक गैजेट्स को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। क्यों वुडी और बज लाइटईयर स्टीव जॉब्स के बिना कोई अस्तित्व नहीं रखते थे और क्यों जॉब्स ने विश्वास कर लिया था कि वो अपने कैंसर का एक्यूपंक्चर और फल खाकर इलाज कर सकते हैं। लेसन 1। एक प्रैंकस्टर बेस्ट फ्रेंड और अपेरेंटिस फादर के कारण जॉब्स के मन में इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रति प्रेम जागा। 24 फरवरी 1955 को अब्दुल फताह जंदाली और जॉन शीमबबल के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन ये दोनों इस बच्चे को पालन पोषण नहीं कर पाए क्योंकि शिबल एक सख्त कैथोलिक परिवार से थी और उनका परिवार एक मुस्लिम व्यक्ति के बच्चे की मां होने के कारण उन्हें छोड़ सकता था। इसलिए इस जोड़े को दबाव में आकर अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना पड़ा और इसीलिए यह बच्चा सिलिकॉन वैली में रहने वाले पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स द्वारा गोद ले लिया गया, जिन्होंने इसे स्टीवंस का नाम दिया। पॉल जॉब्स एक इंजन टेक्नीशियन थे जो बाद में कार मैकेनिक का काम करने लगे और उन्होंने ही स्टीवंस का इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग के संसार से पहला परिचय कराया। पॉल ने अपनी तकनीकी प्यार को बहुत कम उम्र में ही स्टीव जॉब्स में डालने का प्रयास किया। स्टीव अपने पिता के क्राफ्ट मैनशिप के हुनर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उदाहरण के लिए अगर उनके परिवार को किसी फर्नीचर या कैबिनेट की जरूरत होती तो उनके पिता उसे स्वयं ही बना दिया करते थे और उसमें स्टीव की मदद भी लिया करते थे, जिससे उनका इसके प्रति प्यार और बढ़ रहा था। बाद में हाई स्कूल करते स्टीवंस की मुलाकात स्टीव वोज़नाइक से हुई और तुरंत ही दोनों दोस्त बन गए। वोज़नाइक जॉब से 5 साल बड़े थे और पहले ही एक प्रतिभाशाली कंप्यूटर टेक्नीशियन भी थे। वोज़नाइक ने जॉब्स को कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इस तरीके से जॉब्स और वोज़नाइक दूसरे साधारण युवकों के समान ही थे जो खेलना, मनोरंजन, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना पसंद करते थे, लेकिन इसके सिवा वो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में भी अपने ज्ञान को बढ़ाने में और खोजबीन में लगे रहते थे। हमेशा देखते थे कि वह क्या कुछ अमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। 1971 में इन दोनों ने अपनी कॉमन लाइक्स को मिलाकर अपना पहला प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च किया, जो था ब्लू बॉक्स, जिसके द्वारा लोग लंबी दूरी के फोन कॉल्स मुफ्त में किए जा सकते थे। वोज़नाइक ने इसे डिजाइन किया और जॉब्स ने इसे एक नई इन्वेंशन को कारोबार का रूप दिया, जिसमें वो $40 में इसके पुर्जे खरीदते थे और $150 में बेच देते थे। इस जोड़ी ने लगभग 100 यंत्रों को बेचा, जिससे उन्हें यह समझ में आ गया था कि वोज़नाइक की तकनीकी ज्ञान और जॉब्स की दूरदर्शिता से वो क्या कर सकते हैं। दरअसल ये तो एक छोटी सी शुरुआत थी। बाद में यह सफर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल तक पहुंचा। लेसन 2। जॉब्स के अध्यात्म, एलएसडी और आर्ट के प्रति रुचि ने उन्हें डिजाइन की गहरी समझ दी। 1960 के आखिरी सालों में ग्रीक और हिप्पी संस्कृति की रुचि और जिज्ञासा
एक दूसरों को ओवरलैप करने लगी। धीरे धीरे स्टीव जॉब्स भी इसके प्रति आकर्षित हो गए और अपने गणित, विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ जुनून के कारण जॉब्स ने खुद को इस काउंटर कल्चर में पूरी तरीके से डुबा दिया और एलएसडी के साथ नए प्रयोग करने लगे। बाद में जॉब्स ने अपने चरम सौंदर्य बोध और अपने गहन एकाग्रता की विशेषता की जगह अध्यात्म और अपने द्वारा ली गई साइकेडेलिक दवाइयों को बताया। 1972 में जॉब्स ने रीड कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो ओरेगन में स्थित था और एक प्राइवेट लिबरल आर्ट्स कॉलेज था। जॉब्स वहां अपने दोस्तों के साथ बहुत गंभीरता से अध्यात्म और एलएसडी का प्रयोग करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस दवाई के प्रयोग ने ही उन्हें जिंदगी के सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाकर उन्हें यह जानने की मदद की है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। मतलब जॉब्स के केस में इसका मतलब यह है कि उन्होंने यह रियलाइज कर लिया कि बड़ी चीजों को क्रिएट करने से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। दुनिया की पूर्वी हिस्से के अध्यात्म का पता लगाने के लिए जॉब्स ने 7 महीने तक भारत की यात्रा की। बौद्ध धर्म ने जॉब्स पर गहन प्रभाव डाला और उनके व्यक्तित्व में गहरी जड़ें जमा ली तथा उन्हें उनके सीमित कलात्मक दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला और उनका परिचय उनकी अंतर्ज्ञान की शक्ति से कराया। जॉब्स के दोनों शौक, अध्यात्म और एलएसडी ने उन्हें एक विशेष प्रकार की एकाग्रता को विकसित करने में मदद की, जो बाद में जॉब्स के स्वभाव की विकृति का कारण बनी। क्योंकि अगर वो किसी भी चीज का निश्चय कर लेते तो उनके अनुसार होना था, तो वो किसी भी कीमत पर इसे अपने अनुसार बना लेते। दूसरा कारण जिसने जॉब्स को सौंदर्य बोध को आकार दिया वो था कला के प्रति जुनूनी प्यार। जैसे अपने करियर में जॉब्स एप्पल का डिजाइन बहुत ही क्लीन और सिंपल हो, इस पर जोर देते रहे। जॉब्स द्वारा यह आदर्श कॉलेज के दिनों में ही बना लिया गया था, जबकि फिर भी उन्हें कॉलेज से बाहर जाना पड़ा। बाद में जॉब्स को क्लासेस लेने के लिए फिर से अनुमति मिल गई, जिसे उन्होंने सेल्फ एनरिचमेंट के कारण से स्वीकार भी कर लिया। उनकी इन्हीं क्लासेस में से एक क्लास कैलीग्राफी की भी थी, जिसमें उनकी विशेषता ने बाद में एप्पल मैक्स के ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस में एक की एलिमेंट का काम किया। लेसन 3, सेब के बाग की यात्रा, जिसने उन्हें एप्पल नाम दिया। एक अलग परिकल्पना, अलग सोच और कड़ी मेहनत से बनी कंपनी। यह एक बड़ा ही अजीब और अद्भुत मैच है। यहाँ एक आध्यात्मिक और एलएसडी का सेवन करने वाला जुनूनी और कहाँ एक गंभीर और संतुलित कंप्यूटर उद्योग। 1970 के आरंभिक सालों में ही लोग कंप्यूटर को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साधन के रूप में देखने लगे थे। उस समय जब जॉब्स पूरी तरह ड्रग्स और जैन बुद्धिज्म में डूबे हुए थे, उन्होंने अपने लिए एक नया कारोबार को शुरू करने का सपना भी देखना शुरू कर दिया और उसी समय उनके दोस्त स्टीव वॉजनिक मॉडर्न प्रोफेशनल कंप्यूटर का आइडिया लेकर आए। सिलिकॉन वैली में औद्योगिक क्रांति के शुरुआती सालों में स्टीव वॉजनिक ने होम्स ब्रू कंप्यूटर क्लब ज्वाइन किया था, जो एक ऐसी जगह थी जहां लोग कंप्यूटर के बारे में विचारों का आदान प्रदान करते थे। उस समय कंप्यूटर्स के अलग अलग तरीके के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते थे, जो लोगों के लिए उनका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल बना देते थे। स्टीव वॉजनिक ने एक ऐसे पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना की जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन सब कुछ हो और वो व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो ऑल इन वन। शुरू में स्टीव वॉजनिक ने नैतिकता के आधार पर अपना डिजाइन मुफ्त में देने का निर्णय किया, क्योंकि उन्हें यह आइडिया होम्स ब्रू क्लब के द्वारा आया था। पर किसी तरह जॉब्स ने स्टीव वॉजनिक को समझाया कि वो उसके इस आविष्कार का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह 1976 में शुरुआत में केवल $1300 में जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना की। जिस दिन उन्हें कंपनी का नाम रखना था, उसी दिन जॉब्स एक एप्पल के बगीचे में गए थे, क्योंकि एप्पल बहुत ही छोटा, मजेदार और जाना पहचाना नाम था। यह नाम उनके दिमाग में बैठ गया था। 1 महीने में जॉब्स और वॉजनिक ने कड़ी मेहनत कर 100 कंप्यूटर्स अपने हाथों से बना डाले, जिनमें से आधे एक लोकल डीलर को ही बेच दिए और आधे मित्रों और रिश्तेदारों और कस्टमर्स को। ठीक 30 दिन बाद एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल 1 उनके लिए मुनाफा लेकर आया। जॉब्स और वॉजनिक दोनों मिलकर एक पावरफुल टीम की तरह थे, क्योंकि वॉजनिक अपनी इंजीनियरिंग में बेस्ट और जॉब्स अपने विजन में।
इसके बाद दोनों को यह समझ में आ गया था कि उनका प्रोडक्ट दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। लेसन 4, जॉब्स एक पूरा कंट्रोल चाहने वाले और परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जाने वाले बॉस बन गए। जो लोग जॉब्स को करीब से जानते थे, उनका मानना था कि जॉब्स एक अनप्रेडिक्टेबल और विचित्र इंसान थे। अगर किसी की क्वालिटी उनकी कसौटी पर खरी ना उतरे तो वो अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते थे और लोगों पर बुरी तरह से बरस पड़ते थे और अपने शब्दों से उन्हें पूरी तरह से घायल कर देते थे। लेकिन आखिर जॉब्स इतने डोमिनेटिंग और टेम्परामेंटल क्यों थे? जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वह किसी को भी न माफ करने वाले एक आदर्शवादी इंसान थे। जॉब चाहते थे कि एप्पल 2 का डिजाइन पूरी तरह से दोषहीन या परफेक्ट हो, उसके सारे फीचर्स पूरी तरह से व्यवस्थित हों और शुरुआत से अंत तक उसमें कोई भी कहीं भी खराबी ना हो। लेकिन 1977 में इस बेहद थका देने वाली जर्नी के बाद एप्पल 2 को रिलीज किया गया, जो जॉब्स के व्यवहार के कारण कंपनी के लोगों में उत्साह और ताकत खत्म हो चुकी थी। अगर जॉब्स को यह महसूस होता तो किसी कर्मचारी का काम पुअर है तो वो उसको सीधे सीधे बोलते थे कि इट वॉज शिट, और अगर वह कोई छोटी सी भी कमी को देखते थे तो आग बबूला हो जाते थे। अब जब एप्पल एक कंपनी के रूप में ग्रो कर चुकी थी, जॉब्स पहले से भी ज्यादा टेम्परामेंटल होते जा रहे थे। माइक स्कॉट को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जिसका मुख्य काम जॉब्स के ऊपर कंट्रोल रखना था। स्कॉट वह सारे मुश्किल मसले जिन्हें कन्फ्रंट करने की शक्ति बाकी कर्मचारियों में नहीं थी, कन्फ्रंट करता था। इसके बाद जॉब्स और स्कॉट के बीच मतभेद चरम पर पहुंचने लगे। जब जॉब्स को यह महसूस हुआ कि एप्पल पर अपना नियंत्रण खोना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, तो कई बार आंसुओं के रूप में उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता था। जॉब्स को लगता था कि स्कॉट उन पर कंट्रोल रखना चाह रहे हैं और ये बात उन्हें फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी, पर माइक स्कॉट स्टीव जॉब्स के परफेक्शनिज्म पर कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। वो उन्हें प्रैक्टिकल और यथार्थवादी बनाना चाहते थे। उदाहरण के लिए, जब 2000 कलर में से जॉब ने कोई रंग पसंद नहीं किया, तब माइक स्कॉट ने आगे आकर बताया कि एप्पल 11 के लिए बेज कलर काफी अच्छा है। इसी तरह जब जॉब्स एप्पल केस के कोने कितने कटे होने चाहिए डिसाइड कर रहे थे, तब माइक का ध्यान उन्हें कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे बेचना है, इस पर था। लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही थी, इन लोगों के मतभेद मैनेज किए जा सकते थे। पर आगे चलकर आप देखेंगे कि यह समस्या आखिरी नहीं थी। लेसन 5, मैकिन्टोश ने जॉब्स को टेक आइकन बनाया, लेकिन उनके स्वभाव ने उन्हें विलेन बना दिया। एप्पल 11 के लगभग 60 लाख कंप्यूटर बिके, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक चिंगारी की तरह था और जिसने इस पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पर जॉब्स के लिए अब भी यह पूर्ण सफलता नहीं थी, क्योंकि यह वोज़नियाक की कृति थी, स्टीव जॉब्स की नहीं। जॉब्स एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो यूनिवर्स में डेंट हो। जॉब्स बेहद एम्बिशियस थे और एक एप्पल को इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो एप्पल को आगे ले जाने के लिए वो जुनून की हद तक काम करने के लिए तैयार रहते थे। इसके बाद जॉब्स ने मैकिन्टोश 1 पर काम करना शुरू कर दिया था, जो एप्पल 11 का उत्तराधिकारी बना और आगे चल के पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, तथा जिसने जॉब्स को टेक आइकन के रूप में स्थापित किया। जब मैक भी पूरी तरह से जॉब्स का खुद का आइडिया नहीं था, बल्कि उसने जेफ रस्किन से चुराया था, जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के एक एक्सपर्ट थे। पर रस्किन अपने प्रोजेक्ट से बहुत दूर था, इसलिए जॉब्स ने इस पर काम करना शुरू किया और ऐसी शक्तिशाली मशीन बनाई जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चलती थी और काफी सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स प्रोवाइड करती थी और जिसे माउस द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। मैकिन्टोश एक बेमिसाल सफलता के रूप में सामने आया, जिसका कुछ कारण लेविश मार्केटिंग कैंपेन और सेंसेशनल टीवी एड्स थे। यहां तक कि 1984 में बने इस मशहूर एड्स को हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया। इसलिए इसकी सफलता जॉब्स के लिए कड़ी मेहनत के साथ ही साथ पब्लिसिटी की लगातार चलने वाली सीरीज भी थी। हमेशा की तरह चतुर और विजनरी जॉब्स ने जर्नलिस्ट को मैनिपुलेट करके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का लालच दिया और इस तरह
कई बड़ी मैगजीन में इंटरव्यू करवाकर मैक को पब्लिसिटी दिलवाई। जॉब्स की स्ट्रेटेजी ने काम किया और मैकिंटोश ने एप्पल और जॉब्स को रिच और बेहद फेमस बना दिया। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए कि मशहूर सिंगर एला फिट्जगेराल्ड को अपने 30th बर्थडे पर लेविश बर्थडे पार्टी में गाने के लिए बुलाया। हालांकि जिन चीजों ने स्टीव जॉब्स को प्रसिद्ध बनाया, उन्हीं के कारण वो जल्द ही अनपॉपुलर भी हो गए। उनका परफेक्शनिज्म और कर्मचारियों के साथ अत्याचार की हद तक जाने वाला बिहेवियर पहले की तरह था। छोटी सी गलती पर भी स्टीव लोगों से कंपनी छोड़कर जाने के लिए कहते थे और उन्हें लगता था कि लोग परफेक्शन के लिए केयर नहीं कर रहे हैं। जॉब्स के इस अग्रेसिव बिहेवियर का कंपनी पर काफी बुरा असर पड़ा। इसलिए 1985 में बोर्ड डायरेक्टर ने निर्णय लिया कि जॉब्स को कंपनी छोड़ देनी चाहिए। लेसन 6। जॉब्स की बनाई नेक्स्ट फ्लॉप हो गई, लेकिन पिक्सर एनिमेशन ने उन्हें स्टार बना दिया। एप्पल से निकाल दिए जाने के दुख से बाहर आने के बाद जॉब्स ने अपनी अच्छी और बुरी दोनों खूबियों और कमियों को परखा और रियलाइज किया कि वह किस तरीके से चीजों को अपने अनुसार ठीक कर सकते हैं। उन्होंने एजुकेशनल मार्केट को अपना टारगेट बनाकर एक नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत की और कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था नेक्स्ट। नेक्स्ट को जॉब्स ने अपनी डिजाइनिंग के एम्बिशन को पूरा करने में उपयोग किया। जॉब्स ने सिर्फ लोगो डिजाइनिंग के लिए $1 लाख फीस पे की और इंसिस्ट किया कि नेक्स्ट कंप्यूटर केस परफेक्ट क्यूब की तरह होना चाहिए। पर जॉब्स का ये परफेक्शन इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। सिर्फ इसके लिए कंप्यूटर केस को अलग से प्रोड्यूस करना पड़ा और सिर्फ एक ऐसी चीज के $6,50,000 कीमत देनी पड़ी। और जॉब्स का यही कॉम्प्रोमाइज न करने वाला रवैया नेक्स्ट की मौत का कारण बना। ये प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरह से बिना पैसे के ही चल रहा था, इसलिए इसकी लॉन्चिंग में कई साल लग गए और आखिर में ये मशीन लोगों के पहुंच से बाहर काफी महंगी भी सिद्ध हुई। ज्यादा दाम और छोटी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के कारण ये कुछ खास नहीं कर पाया। इसी दौरान जॉब्स ने पिक्सार नाम की कंपनी के भी अधिकांश शेयर्स खरीद लिए और कंपनी का चेयरमैन बन गए और एक ऐसे वेंचर की शुरुआत करने का फैसला किया जो टेक्नोलॉजी और आर्ट्स का परफेक्ट नमूना हो। 1988 तक जॉब्स ने नेक्स्ट में इतना नुकसान होने के बाद भी लगभग $50 मिलियन पिक्सार में लगा दिए। आर्थिक नुकसान के कुछ सालों बाद पिक्सर स्टूडियो ने टिन टॉय नाम की एनिमेटेड फिल्म बनाई जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन का एक नया रूप सामने आया और इस फिल्म को 1988 का अकेडमी अवार्ड भी मिला। तो जॉब्स ने सोचा कि वो नुकसान देने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बजाय पिक्सर पर लगाए जाएं जो एनिमेटेड फिल्म्स की दुनिया में अपना नाम कमा रही है। और धीरे धीरे 1996 में डिज्नी वालों के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने पहली फीचर फिल्म प्रोड्यूस की, टॉय स्टोरी, जो साल की सबसे ज्यादा आमदनी करने वाली फिल्म बनी। जब पिक्सर की पब्लिक में पहचान बनी तब जॉब्स का शेयर कंपनी में 80% हो चुका था और ये रकम उनकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट से 20 गुना ज्यादा थी। तक इस कीमत थी लगभग $1.2 बिलियन। लेसन 7। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दिया और अपने बायोलॉजिकल फैमिली से जुड़े। बिजनेस में बहुत कुछ सीखने के बाद 12 साल एप्पल से दूर रहने के बाद स्टीव जॉब्स एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अपनी अडॉप्टिव मां की मौत के बाद अपने बायोलॉजिकल मां बाप को ढूंढने का फैसला किया। जब वो अपनी मां शिबेल से मिले तो उनकी मां बहुत इमोशनल और शर्मिंदा थी कि उसने जॉब्स को गोद दे दिया था। जॉब्स को बहुत आश्चर्य हुआ जब उनको पता चला कि उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम मोना सिम्पसन था और वो भी जॉब्स की तरह ही आर्टिस्टिक और दूरदर्शी थी और धीरे धीरे एक समान विशेषताओं के कारण वो काफी करीब भी आ गए। 1996 में सिम्पसन ने एक नॉवल पब्लिश की जिसका नाम था रेगुलर गाय, जिसमें उसने जॉब्स के बारे में बहुत कुछ लिखा था। जॉब्स के काम करने के तरीके, स्वभाव का वर्णन भी उस किताब में था, पर जॉब्स ने उसे कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो अपनी नई मिली बहन से गुस्सा नहीं होना चाहते थे। इसी समय के दौरान जॉब्स की मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई और अपने बूढ़े जैन गुरु के आशीर्वाद से दोनों ने 1991 में शादी कर ली। लॉरेन तब उनके पहले बेटे रीड पॉल जॉब्स के साथ प्रेग्नेंट थी।
बाद में इस जोड़े के 2 बच्चे और भी हुए, एरिन और ईव। अपनी पत्नी पॉवेल के कहने पर अपने विवाह से पहले पैदा हुई बेटी लीसा ब्रेनन के साथ भी जॉब्स समय बिताने लगे। जॉब्स लीसा के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव पिता बनने की कोशिश करते। धीरे धीरे लीसा जॉब और पॉवेल के साथ ही रहने लगी, पर जब तक हार्वर्ड कॉलेज नहीं गई तब तक उनके साथ ही रहती थी। लीसा भी बड़े होकर अपने पिता जॉब्स की तरह काफी एग्रेसिव नेचर वाली थी। इस वजह से स्टीव और लीसा के बीच कई महीनों तक बातचीत नहीं होती थी। मतभेद में कोई भी आगे बढ़कर इन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करता था। पर्सनल लाइफ में भी जॉब्स का लोगों से मिलने का तरीका प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही था। तो बहुत प्यार करने वाला, नहीं तो बहुत गुस्सैल। लेसन 8, एप्पल की चमक को कम होता देख बोर्ड ने जॉब्स को सीईओ के तौर पर वापस बुलाया। जॉब्स की कंपनी छोड़ने के बाद एप्पल एक कंपनी के रूप में असफल होने लगी और इसको रोकने के लिए गिल एमिलियो को नया सीईओ बनाया गया, जो जानते थे कि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए नए आइडियाज की जरूरत है। इसलिए गिल एमिलियो ने 1997 में नेक्स्ट के सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने का प्लान बनाया और जॉब्स को एप्पल का नया एडवाइजर। एप्पल में वापस आते ही जॉब्स ने जितना कंट्रोल वो मैनेज कर सकते थे उतना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। साथ ही अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपने नेक्स्ट के फेवरेट कर्मचारी को एप्पल में टॉप रैंक्स पर नौकरी दे दी। और इस समय एप्पल कंपनी बोर्ड ने सोचा कि गिल एमिलियो कंपनी को नहीं बचा पा रहे हैं और ऐसे में कंपनी को जॉब्स के साथ एक और चांस लेना चाहिए। कंपनी ने जॉब्स को अपना नया सीईओ बनने का ऑफर दिया, जिसे जॉब्स ने तुरंत ठुकरा दिया और एडवाइजर के पद पर बने रहने पर ही जोर दिया। एप्पल में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जॉब्स ने एडवाइजर के रूप में अपने स्टेटस का भरपूर इस्तेमाल किया, यहां तक कि उसने पूरे बोर्ड को रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। यह वही बोर्ड था जिसने उसे सीईओ की पोस्ट के लिए रेकमेंड किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग ही कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए की जा रही उसकी प्रोग्रेस को कम कर रहे हैं। एक एडवाइजर के रूप में जॉब्स ने अपने कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट से भी पार्टनरशिप की और उनसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर मैक बनवाया और उनके साथ दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर एप्पल कंपनी का स्टॉक आसमान छूने लगा। बहुत हेजिटेशन के बाद वो एप्पल के नए सीईओ बनने के लिए तैयार हो गए और कंपनी से कुछ ही प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की मांग की। जॉब्स ने एप्पल कंपनी की बाकी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर से की गई लाइसेंसिंग डील रद्द कर दी और कंपनी का ध्यान केवल प्रोफेशनल और पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप बनाने की तरफ मोड़ दिया। 1997 में कंपनी को $1.4 बिलियन का लॉस हुआ, पर जॉब्स के सीईओ बनते ही 1998 में कंपनी को $309 मिलियन का मुनाफा हुआ और जॉब्स ने प्रभावशाली तरीके से कंपनी को बचा लिया। लेसन 9, बोल्ड आइडियाज और विजनरी डिजाइन के कारण iMac और एप्पल स्टोर को अनइमेजिनेबल सक्सेस मिली। जब जॉब्स ने यह समझ लिया कि जॉनी ईव एक बहुत ही काबिल और दूरदर्शी डिजाइनर है, तो उसने जॉन ईव को अपने बाद सबसे बड़ी जगह दे दी और कंपनी में उसे अपने बाद दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बना दिया और इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग की साझेदारी शुरू हो गई। और इन दोनों ने मिलकर जो सबसे पहला प्रोडक्ट डिजाइन किया वो था iMac, जो आम जनता के लिए डिजाइन किया गया एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसका दाम था $1200। इस iMac के डिजाइन के साथ जॉब्स और ईव ने परंपरागत कंप्यूटर कैसा दिखना चाहिए यानी कंप्यूटर के डिजाइन को चैलेंज कर दिया था। ब्लू कलर के पारदर्शी केस का इस्तेमाल करके इस जोड़ी ने एक सफल कंप्यूटर बनाने के जुनून को पूरा कर दिया था। अंदर और बाहर हर तरफ से यह कंप्यूटर बड़ा ही प्लेफुल और परफेक्ट था। इसे 1998 में लॉन्च करा गया और iMac एप्पल के इतिहास में ये फास्ट सेलिंग कंप्यूटर बना। फिर जॉब्स को चिंता होने लगी कि एप्पल के यूनिक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के मेगा स्टोर के अंदर
जेनेरिक प्रोडक्ट्स के बीच में क्यों रखे जाएंगे, और रखे जाएंगे तो खो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी टीम से कहा कि एक ऐसा एप्पल स्टोर बनाया जाए जो कंपनी के सारे रिटेल प्रोसेस को कंट्रोल करे। गेटवे कंप्यूटर्स को अपने रिटेल स्टोर्स खोलने में काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यह सोचकर एप्पल बोर्ड ने सोच समझकर जॉब्स के आइडिया का विरोध किया, लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी और आखिर बोर्ड को एप्पल स्टोर्स ट्रायल रन के लिए अप्रूवल देना पड़ा। जॉब्स ने काफी आधुनिक स्टोर्स खोले जो पूरी तरह से फर्निश्ड थे और जहां कस्टमर्स की छोटी से छोटी जरूरत का भी ध्यान रखा गया था, जहां कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर्स को पूरी तरह जानकारी दी जाती थी। कंज्यूमर के स्टोर में घुसने के साथ ही वो प्रभावित होकर प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करता। जब तक वो स्टोर में रहता, स्टोर के वातावरण से प्रभावित ही रहता। 2001 में पहला एप्पल स्टोर खोला गया जो एक बहुत बड़ी सफलता थी। जॉब्स के केयरफुल डिजाइनिंग और सतर्क तथा प्रभावशाली रिटेलिंग ने ब्रांड को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वास्तविकता में मैनहट्टन स्टोर न्यूयॉर्क में धीरे धीरे किसी और स्टोर की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ये स्टोर बन गया। इसके साथ ही सेक्स फिफ्थ एवेन्यू और ब्लूमिंगडेल्स भी ऐतिहासिक कमाई कर रहे थे। लेसन 10 डिजिटल एक्सपीरियंस को कंट्रोल में करने के लिए जॉब्स द्वारा आईफोन, आईपैड और आईपॉड को बनाया गया। एप्पल और आईमैक के साथ अपनी सफलता को आगे बढ़ाते हुए जॉब्स एक नई और ग्रैंड स्ट्रेटेजी के साथ आगे आए। उनका विजन था कि एक पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल लाइफस्टाइल का केंद्र बिंदु होगा, जिसे डिजिटल स्ट्रेटेजी हब का नाम दिया गया। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें पर्सनल कंप्यूटर को कंट्रोल सेंटर के रूप में देखा जा रहा था, जो म्यूजिक प्लेयर से लेकर वीडियो कैमरास सबको कोऑर्डिनेट करता था और अपने विजन को रियलाइज करने के लिए अपना अगला प्रोडक्ट एप्पल पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम बनाने का निर्णय लिया। और 2001 में जॉब्स ने मार्केट में आईपॉड लॉन्च किया, जो एक छोटी सी स्क्रीन के साथ न्यू हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित था। आलोचकों ने कहा कि म्यूजिक प्लेयर के लिए कोई $400 या $399 कभी खर्च नहीं करेगा, पर कंज्यूमर ने आईपॉड इतना ज्यादा सफल बना दिया कि 2007 में उसकी बिक्री एप्पल कंप्यूटर्स की बिक्री के 50% रेवेन्यू के बराबर हो गई। जॉब्स का अगला कदम था आईफोन डिजाइन करना, क्योंकि जॉब्स जानते थे कि फोन में म्यूजिक सिस्टम आने के बाद आईपॉड की बिक्री कम हो जाएगी। ऐसे में वो फोन का प्लान बनाने लगे। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, जिसमें 2 आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पहली टच स्क्रीन और दूसरी गोरिल्ला ग्लास। टच स्क्रीन मल्टीपल इनपुट्स के साथ प्रोसेस कर सकती थी और गोरिल्ला ग्लास बेहद मजबूत था। इसकी भी काफी आलोचना हुई कि मोबाइल फोन के लिए $500 कोई नहीं देगा, पर सब फिर से गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि 2010 के खत्म होते ही पूरी मोबाइल मार्केट की तुलना में 50% अधिक फायदा आईफोन को हुआ। और फिर जॉब्स की योजना का फाइनल कदम था टैबलेट यानी आईपैड को लॉन्च करना। एप्पल ने इसे ऑफिशियली जनवरी 2010 में लॉन्च कर दिया, क्योंकि जॉब्स ने इसके बारे में मार्केट में पहले ही बता दिया था और प्रेस ने इसे लॉन्चिंग करने से पहले ही ट्रैश करना शुरू कर दिया था। इसलिए टेस्ट करने से भी पहले उसे लॉन्च करना पड़ा। फिर भी जब आईपैड को ऑफिशियली रिलीज किया गया, जो एक बहुत बड़ी सफलता लेके आया, पहले महीने 1 मिलियन और अगले 9 महीनों में 15 मिलियन आईपैड्स की बिक्री हुई, जो काफी बड़ी थी। और इसके साथ साथ ये साफ हो गया कि जॉब्स की डिजिटल हब की योजना टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहद कामयाब हो गई है। लेसन 11 डिजिटल एक्सपीरियंस पर पूरे कंट्रोल के लिए जॉब्स एक क्लोज्ड सिस्टम अपनाया। अपने पूरे करियर में जॉब्स ने कहा कि अच्छी तरीके से क्लोज सिस्टम ही कंज्यूमर को अच्छा अनुभव देता है। जॉब्स का ये विजन जॉब्स की हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा को दर्शाता था, जो कि कंज्यूमर को अपना कंप्यूटर मॉडिफाई करने से भी रोकता था। उनके कंट्रोल करने के जुनून के कारण कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। विशेष रूप से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनके मतभेद हो गए। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का बिजनेस की तरफ दूसरा नजरिया था, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स को दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के साथ रजिस्टर किया और उन्हें लाइसेंस दिया। यहां तक कि गेट्स ने मैकिन्टोश के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखा था,
पर ये बरसों की साझेदारी जॉब्स के कारण गहरी और पूरी जिंदगी की दुश्मनी में बदल गई। जब गेट्स ने विंडोज को इंट्रोड्यूस किया तो जॉब्स ने उस पर मैकिंटोश ग्राफिकल इंटरफेस को कॉपी करने का आरोप लगा दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि ये दोनों कंपनियों ने ये आइडिया जेरोक्स नाम की कंपनी से लिया था। अपने करियर के आखिरी दिनों में जॉब्स ने गूगल पर भी आरोप लगाया कि गूगल ने आईफोन के बहुत से सिग्नेचर फीचर्स कॉपी किए हैं, जबकि दोनों कंपनियों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मानती थी कि ओपन कंप्यूटर सिस्टम और नेचुरल कंपटीशन के द्वारा ही यह तय होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी सरवाइव करेगी और चलेगी। जॉब्स आखिरी तक कहते रहे कि इन दोनों कंपनियों ने एप्पल के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को चुराया है, पर जॉब्स के इस तरीके के एग्रेसिव बिहेवियर का टारगेट केवल उनकी कंपीटिंग कंपनीज ही नहीं बल्कि जॉब्स एप्पल के अंदर भी परफेक्शन के लिए लगातार लड़ते रहते थे। अगर कर्मचारियों की तरफ देखें तो उनके ऊपर आग बरसाना और गुस्से में भड़कना ये सब नॉर्मल बात थी, क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग कर्मचारियों के लिए उनके पास जीरो टॉलरेंस था। अगर वह कहीं से भी जान लेती कि कोई कर्मचारी ए प्लेयर नहीं है या किसी कर्मचारी ने पूरे 90 घंटे काम नहीं किया तो वो पूरी तरह आपा खो देते और वह उसे ऑन द स्पॉट फटकारते थे। और जब कंपनी परेशानी में थी और टाइम से कंप्यूटर चिप नहीं बना पा रही थी तो जॉब्स ने बड़ी ही बुरी तरीके का व्यवहार किया और वो तूफान की तरह कंपनी मीटिंग में आए, जोर से चिल्लाकर कहा, फकिंग डिकलेस एसहोल्स। इस तरीके का स्वभाव जॉब्स की जुनूनी और खतरनाक परफेक्शनिज्म को दर्शाता था। लेसन 12, जॉब्स का अपने कैंसर डायग्नोसिस को अनदेखा करना और इसी के कारण बेहद कम उम्र में जॉब्स की मौत। जॉब्स को 2003 में एक रूटीन चेकिंग में कैंसर होने का पता चल गया था, लेकिन बदकिस्मती से जॉब ने अपनी कैंसर की समस्या को भी उसी तरह से डील किया जिस तरह वो डिजाइन की समस्या को किया करते थे। उन्होंने डॉक्टर्स की सलाहों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और परिस्थिति से लड़ने का एक नया अपना तरीका बनाया। जॉब्स ने 9 महीने में ऑपरेशन कराने से मना कर दिया, बल्कि अपना इलाज सब्जियों, फलों और एक्यूपंक्चर से करने की कोशिश करने लगे। समय के साथ कैंसर का ट्यूमर धीरे धीरे बड़ा हो गया और आखिर जॉब्स को सर्जरी करा के उसे हटाना पड़ा। पर फिर भी 2008 में कैंसर फिर से आ गया और जॉब्स ने फिर स्ट्रिक्ट डाइट में कुछ सब्जियां और फल लेने लगे और उन्होंने अपना 40 पाउंड वजन खो दिया। धीरे धीरे जॉब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कन्विंस्ड हो गए, लेकिन उसके साथ उनके स्वास्थ्य एक गंभीर मोड़ ले लिया। उसके बाद वो फिर कभी रिकवर नहीं हो पाए और 2011 में जॉब्स की मृत्यु हो गई और वो अपने पीछे एक महान टेक कंपनी को छोड़ गए। जॉब्स ने जो भी अपनी जिंदगी में किया वो उनकी इनक्रेडिबल इंटेंसिटी का नमूना है। उन्होंने मरने से पहले कहा, आई हैव हैड अ वेरी लकी करियर।